नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को जो साहसिक फैसला लिया काले धन पर बड़े नोटों को बंद करने का, उसका देश दुनिया में तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री का काले धन के खिलाफ लड़ाई के लिए ये कोई पहला बड़ा कदम नहीं था। पहले भी तमाम कदम पीएम मोदी की सरकार लेती रही और आने वाले समय में भी कई कदम उठाएगी, इस बात के संकेत भी पीएम मोदी दे चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, चाहे काला धन देश में मौजूद हो चाहे विदेशों में हो, उस पर प्रभावी तरीके से काम करती रही है मोदी सरकार। और हाल के लिहाज से बात की जाए तो स्विट्जरलैंड एक तरीके से सिर्फ जो हेवन बन गया था, टैक्स जो चोरी करते थे उनके लिए, उसने भी स्वीकृति दी है कि अब वो सूचनाएं साझा करेगा हिंदुस्तान के साथ। इस बात की सहमति बनी है। तो जहां एक प्रकार से एक सख्त और साहसी कदम मोदी सरकार ने काले धन के खिलाफ उठाया है, तो वहीं बड़े नोटों के बंद होने से जो लोगों को समस्याएं आ रही हैं, व्यवहारिक दिक्कतें हो रही हैं, उस पर भी सरकार लगातार रियायतें दे रही है कि कोशिशें कर रही है कि लोगों को दिक्कतें कम से कम की जा सके। तो आज मुद्दे यही है कि हम बात यही कर रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार ने जहां सख्त और प्रभावी कदम उठाया है काले धन पे लगाम लगाने के लिए, तो वहीं जो भी दिक्कतें लोगों को आ रही है उस पर किस प्रकार से सरकार उनकी मदद करती नजर आ रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ है डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी, आप जाने माने अर्थशास्त्री। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सचिन जी, आपको लगता है कि इतना बड़ा फैसला लेने के बाद में क्या देश की अर्थव्यवस्था पे कितना बड़ा एक बड़े बदलाव की ओर, क्योंकि हम अभी की जो व्यवहारिक समस्या है उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन बड़ी तस्वीर की बात करें तो कितना बड़ा बदलाव आप आने वाले समय में देखते हैं? देखिए, एक बड़ा बदलाव हमारे सामने जल्द ही आने वाला है। करीब 14 लाख अगर हम सोचें करोड़ रुपए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करेंसी सर्कुलेशन में है, उसमें से बैंकों में अभी देखें जब से ये कदम 8 तारीख को उठाया गया है तब से अभी तक करीब 5 लाख करोड़ रुपए हमारे पास में बैंकों में आ चुके हैं। 9 लाख करोड़ के करीब का मामला अभी भी बाहर है, जो शायद ऐसा लगता है कि ब्लैक मनी होगा जिसको आने में समय लग रहा है, और कुछ करेंसी इधर उधर भी हो सकती है। 30 दिसंबर तक का समय रखा गया है, तब तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए करेंसी लौट करके नहीं आती है जी, तो एक बड़ा हिस्सा हमारे अर्थव्यवस्था में से बाहर है, जो इकोनॉमी के लिए बड़ा अच्छा कोई सूचक नहीं है। इसके चलते यदि अगर हम देखें कि जो कैश ऑलरेडी 5 लाख करोड़ का बैंकों के पास आ गया है, तो बैंक में अब कैश की मात्रा बढ़ गई है, जिससे बैंक को लग रहा है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करे। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम होगा, जो कुछ लोग इस बात का अंदेशा लगा रहे हैं कि सरकार ने जो ये पैसा बंद करा है उससे आर्थिक प्रगति रुक जाएगी, उसकी संभावना नहीं है, क्योंकि बैंकों के पास जो ज्यादा पैसा आया है उस पैसे के बढ़ जाने के कारण बैंक अब कंपेल होंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने से। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, इकोनॉमी में क्रेडिट बाजार में ज्यादा पैसा आ जाएगा, बाजार में ज्यादा पैसा आएगा, और क्रेडिट बढ़ने से इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए जो इम्पेटस चाहिए वो हमें मिलेगा। तो एक जो इकोनॉमिक साइकिल है वो अभी ऐसा लग रहा है कि डिसलोकेट हो रही है, लेकिन जैसा नीति आयोग ने कहा कि वो जल्दी ही रिस्टोरेशन पर आएगी। लेकिन जनरली ये प्रेडिक्शंस वैसे नहीं होते हैं जैसा हम सोचते हैं। तो उस रास्ते पर जाने के लिए जो गैप्स आ रहे हैं उनको समझ करके कारगर उपाय करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, लगातार सरकार शायद वो कदम उठाती नजर आ भी रही। शुभमय, आपको लगता है कि अभी हाल ही में जो हमने देखा कि स्विट्जरलैंड ने भी इस बात को मान लिया कि ठीक साहब आपके साथ सूचनाएं साझा करने को वो तैयार हो गए, तो लगातार अगर मोदी सरकार की बात की जाए, बीते 2-2.5 सालों से जो कोशिश थी काले धन पे लगाम लगाने के लिए, देश के अंदर और विदेशी सरजमी के लिहाज से भी एक बड़े कदम की तरफ देखते हैं आप? हाँ, और ये कोई एक कदम के हिसाब से सोचना ठीक नहीं होगा आर्यन, क्योंकि जैसा आपने शुरुआत में बताया कि एक करीब में चल रहा है, एक सीरीज के बाद एक चीज सीरीज है, और ये करना भी जरूरी है, क्योंकि काले धन हमारे देश में काफी स्टिकी है। बहुत सालों से इस बारे में चर्चा हुई है, कुछ कदम उठाए गए थे, लेकिन बहुत कारगर कोई भी सिद्ध नहीं हुआ। और सिद्ध जितनी बारी नहीं हुआ, उससे ये चल गया कि काले धन तो भाई रह सकता है इकोनॉमी का एक जिसे कहते हैं इनसेपरेबल अंग बन के। तो ये जो एक स्टेटस है वो, और सिर्फ इकोनॉमी में नहीं, यानी कि हर आदमी में बुनियादी ढंग से एक तरफ बना लिया है, जिसे कहते हैं एक पॉइंट की काला धन तो चलता है। उस चीज को बदलाने में सिर्फ कैश ही नहीं, साथ में जितने सारे कदम हैं वो एक साथ में चलेंगे, तभी जाके काले धन के ऊपर इफेक्ट आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, जिसके लोगों के सामने एक बहुत बड़ा कदम के रूप में सामने आया है। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे जीएसटी, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा
कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि वो इतना, जिसे कहते हैं म्यूचुअली रेनफोर्सिंग सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जिसका सिद्धता अभी हमने देखा ही नहीं है। और मुझे आशा है कि वो उसमें जितने सारे एक्सक्लूशंस हैं, जितने सारे अड़चने हैं, जितने सारे उसमें जो रूल्स वगैरह के जो छोटे छोटे ब्लाइंड एलेज हैं, वो जितने हटा दिए जाएंगे, जीएसटी हमारे सामने एक बहुत बड़ा एंटी ब्लैक मनी मेजर बन के सामने उपस्थित होगा। सचिन जी, आपको लगता है कि सीरीज ऑफ मेजर्स की अगर बात की जाए तो, क्योंकि मोदी सरकार का जो पहला फैसला था वो भी एसआईटी ऑन ब्लैक मनी को लेके था, वहां से शुरुआत हुई, जनधन के खाते खोले गए, तमाम बेनामी संपत्ति कानून आया, उसके अलावा जो आयसो आय घोषणा जो उसकी भी स्कीम एक तरीके से विंडो दिया गया आपके पास अगर चाहिए, तो आपको लगता है कि अभी भी पीएम ने इस बात का कहा कि साहब ऐसा नहीं कि दिसंबर के बाद में चीजें खत्म होने जा रही, कोई अंतिम फैसला नहीं है, आपको लगता है कि ये सीरीज ऑफ मेजर्स भी लगातार लिए जा रहे हैं और अभी भी ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं लेगा, आने वाले समय में भी इस प्रकार की सख्ती देखने को मिलेगी? देखिए, शुभमोय ने बिल्कुल सही कहा कि ये कदम सिर्फ काले धन के खिलाफ लिए गए कदमों में इसकी गणना नहीं की जानी चाहिए। देश के अंदर एक सामाजिक और सोच का जो बदलाव की आवश्यकता थी वो इससे निकल करके आई है, और इसके चलते कई और कदम उठाए जा सकते हैं जिसके बारे में अलग अलग लोग चर्चा कर रहे हैं। सरकार ने आने के बाद में लगातार पिछले 2.5 वर्षों में कई सारे कदम उठाए, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जनधन योजना उसमें एक प्रमुख कदम था, जिससे लोगों के लिए एक इनेबलिंग कंडीशन क्रिएट की गई। जिन लोगों ने 65 लाख करोड़ में जो कंट्रीब्यूशन दिया डिस्क्लोजर स्कीम में, उनको एक मौका दिया गया, और उसके बाद में ये सख्त कदम उठाया गया। तो सख्ती और इनेबलिंग एनवायरनमेंट दोनों की आवश्यकताओं पर सरकार ने ध्यान दिया है। कुछ मेजर्स और लिए जा सकते हैं, जैसे कि 20,000 या 50,000 की कोई एक सीलिंग लगा करके उसके ऊपर कैश ट्रांजैक्शन नहीं आप कर सकते हैं। तो अभी सरकार को यह भी आवश्यकता है कि जो प्लास्टिक मनी है, जो लोग क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स ना लगाया जाए, और जो कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। तो ये मेजर्स ब्लैक मनी को कई हद तक रोक सकेंगे। आज की तारीख में आप करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी भी कैश में ले सकते हैं, तो वो ट्रांजैक्शंस आप लिमिट कर दें और उनको प्लास्टिक मनी के थ्रू करें, और एक उसके अंदर सीलिंग लगाई जाए। इस तरह के कई छोटे मेजर्स और भी किए जा सकते हैं जो इनेबल करेंगे इस सामाजिक बदलाव की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं। जो शुभमन ने दूसरी बिल्कुल सही बात कही वो ये है कि काला धन चलता है, ये हमारा एक जो रवैया समाज के अंदर हो गया, उसके चलते पिछले 70 सालों में हमने जो सफेद धन है उससे कई गुना ज्यादा काली संपत्ति यहां तैयार कर ली। उसके चलते आज अगर 86% करेंसी विड्रॉ मार्केट से हुई है, तो जो क्राइसिस हमें दिख रही है ये उसी का परिणाम है। शुभम, आपको लगता है कि इस पूरे बड़े फैसले से कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा, सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट है उस पर भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जिसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था का जो पहिया वो और तेजी से घूमेगा, अगर हम मेक इन इंडिया से चीजों के लिहाज से बात करें? आपको लगता है कि इसका भी असेसमेंट होने की जरूरत है, उसको भी हमें ध्यान रखने की जरूरत, जब हम किस प्रकार की कदमों को लेकर सवाल उठाते नजर आए? बिल्कुल। और साथ में एक बहुत बड़ा चीज जो आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, वो है लोगों के ट्रांजैक्शंस की सही छवि। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा वीकनेस था, सचिन जी जो जिस बात का जिक्र कर रहे थे, कि इसमें लोगों के उनके पास भारत में सिर्फ 10,000 लोग ही हैं जो डिक्लेयर करते हैं कि अपना 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है। ये एब्सर्ड ही नहीं, ये मतलब हास्यास्पद भी नहीं, ये एक अजय मतलब का किंगडम ऑफ एब्सर्ड बोला जा सकता है। और ये इसलिए था और यह चल रहा है क्योंकि इन लोगों के ऊपर, इस तरह की इनकम के ऊपर कोई डेटा हमारे पास कहीं और से उठ के करस्पॉन्डिंग डेटा जिससे हम क्रॉस चेक कर सके और बता सके कि ये लोगों की इनसे कहीं ज्यादा इनकी आबादी है जिनके पास 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है, उसका कोई डेटा हमारे पास था ही नहीं। और ये ब्लैक मनी का ये जो ट्रांजैक्शंस का जो दौर चल पड़ा है बैंकों में, इतने पूरा जो 86% हमारे करेंसी 17.5 करोड़ लाख करोड़ करेंसी का 14.5 करोड़ इस 500 रुपए और 100,000 रुपए का करेंसी है। तो इनका ये जो रोल ओवर होगा जी, और हर एक के खाते में निकलना और उसमें जाके जुड़ने का ये जो प्रक्रिया होगा, ये इतना बड़ा एक डेटा सेट हमारे लिए प्रस्तुत कर रहा है, जिसका मुझे लगता है इस दौर का सबसे बड़ा उपलब्धि है। और ये इतना बड़ा सहायता मिलेगा बैंकिंग सिस्टम को और जैसे आपने कहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि पता करने के लिए कि ये पैसा किसके पास से आ रहा है, किस कहां से उठ के आ रहा है,
कैसा ट्रांजैक्शन होता है। हमारे पास इसके बारे में ब्लैक मनी के ऊपर हम लोग बहुत बड़ी सचिन जी का इंस्टीट्यूशन काफी इसमें काम कर चुके हैं, RIS और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस काम कर चुके हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह से पता है कि जब भी ब्लैक मनी के ऊपर स्टडी होने का कोशिश हुआ है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि डेटा, हमारे पास कोई डेटा नहीं है, क्योंकि ये एक जगह पे बंद है, रियल एस्टेट में है, गोल्ड में है या कहां पे है, वो हमें एक सिर्फ अंदाजा है कि है। तो ये भूत की तरह बोलिए कि सदमे से हमारे चारों तरफ मंडरा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये कहां से निकलते हैं, कैसे जाते हैं। हमारे आसपास की ऐसी वास्तविकता, इसके बारे में हम मोटा अनुमान तो लगाते, लेकिन हमको पता ही नहीं आखिर वो है क्या। कम से कम अब वो चीजें साफ तरीके से नजर आना शुरू होंगी और उसके आधार पे फैसले भी लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर ब्लैक मनी के ऊपर कहा जाता था कि कितना इसका कितना रीच है या इसका कितना फैलाव है भारतीय इकोनॉमी में, अब तो आप देखेंगे पिछले कई दिनों से इसके बारे में काफी जोर से चर्चा चल रहा है और हर इंस्टीट्यूशन जिसका स्टडी किए हैं काफी बहुत फैला हुआ एस्टिमेट दिए हैं। किसी ने कहा है 30%, किसी ने कहा है 26%, किसी ने कहा है 85%, किसी ने कहा है 10%। अब ऐसा और किसी चीज में नहीं होता है। जब GDP का गणना होता है या रेनफॉल का गणना होता है या किसी और चीज का गणना होता है, वो मोटा मोटी छोटा सा नैरो रेंज में रहता है, ±2-3%। बिल्कुल, इतना बड़ा फैलाव का मतलब यही है कि भाई हमें पता नहीं है। और पता क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर कोई डेटा हमारे पास नहीं था। और मुझे ये लगता है इस दौर का ये एक बहुत बड़ी कामयाबी के तरीके से है कि कम से कम एक वस्तु स्थिति आखिर है क्या, वो साफ तरीके से सामने दिखने में नजर आएगी कि आखिर जिस बात का जिक्र दशकों से किया जाता रहा है, वो समस्या का स्वरूप कितना बड़ा है, उस स्वरूप के साथ लड़ने के लिए हमें तैयारी कितनी चाहिए और आने वाले समय में किस प्रकार से उस पर और प्रभावी तरीके से कदम उठाने के लिए नियम कायदे कानून बनाए सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जानेंगे कि इस सख्त कदम के बावजूद जो सरकार लगातार तमाम प्रकार की रियायतें दे रही, खासतौर से किसानों और खेती को लेकर, उसके क्या कुछ असर पड़ते नजर आ रहे हैं या फिर एक महज राजनीति ज्यादा हो रही है, बातें ज्यादा हो रही हैं, जो जमीनी सच्चाई है उसको नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप हमारे लिए सर। हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं चर्चा में और आज हम बात कर रहे हैं विमुद्रीकरण के इस बड़े फैसले के बाद में किस प्रकार के रियायतें लगातार सरकार ने दी है कि जो भी दिक्कतें परेशानियां लोगों को हो रही हैं उसको कम से कम किया जा सके। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। सचिन जी, आपको लगता है कि खासतौर से किसानों के लिहाज से, क्योंकि रूरल इकोनॉमी में अगर पैसे की कमी की बात की जा रही है जिसको कि लगातार कहा जा रहा है, तो और रबी की फसल को ध्यान रखते हुए कितना बड़ा कदम मानते हैं? सरकार ने बीज खरीदने के लिए पुराने नोटों की बात की है और नाबार्ड के थ्रू ज्यादा लोन देने की बात की है, तमाम ऐसे मेजर्स उठाए हैं कि आखिर वहां पे पैसे की कमी ना होने पाए।
आर्यन जी देखिए, एक बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये ऐसे समय पे कदम उठाया गया है जब किसानों को पैसे की सख्त आवश्यकता बुआई थी। के लिए। लेकिन ये कहना भी बेमानी होगा कि किसान पूरी तरह से पैसे के साथ इस मार्केट में एंटर करते हैं। हम दशकों से देख रहे हैं कि किसान स्थानीय जो सप्लायर हैं, चाहे सीड के हैं चाहे फर्टिलाइजर्स के हैं, उनसे लोन लेकर के ये काम करते रहे हैं। तो इस सिचुएशन में मुझे ये लगता है कि किसान एक हद तक उस चुंगल से भी बाहर आ पाए हैं जो वर्षों से उनको जकड़े हुए था, जिसके चलते तमाम सुसाइड्स कई जगह पर हो रहे हैं। इसके बारे में हमें एक फर्क नीति के माध्यम से भी विचार करना होगा कि कैसे जो छोटे और मझले किसान हैं उनको इस चुंगल से कैसे बाहर निकाला जाए। और ये बहुत अच्छा मौका है, यह मुझे लगता है कि एक बड़ा अवसर हमारे अर्थव्यवस्था को मिला है जिसमें हम कृषि को इस तरह के चुंगल से बाहर निकाल के ला सकें। कई स्तरों पर जो मार्केट के सप्लायर्स हैं उन लोगों का एक बड़ा जाल बिछा हुआ है जो किसानों को उसमें जकड़े हुए हैं, और उसके चलते न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कई जगह पे किसान आत्महत्या तक के लिए मजबूर हुए हैं। जी। इस कदम को मुझे लगता है कि एक लॉजिकल एंड तक ले जाने की आवश्यकता है। हमें किसानों के जो पर्सनल डेट का प्रॉब्लम है उसको भी इस समस्या के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। शुभम, आपको लगता है कि इस मुद्दे को लेकर राजनीति बहुत हो रही है? संसद में भी हमने देखा, सड़क पे भी देखा, तमाम राजनीतिक दल इस बात को कह रहे हैं कि किसानों के पास पैसा नहीं है। सचिन कह रहे हैं कि साहब ऐसी जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं वो दशकों से इस प्रकार की चली आ रही है कि ठीक जब बुआई के बाद फसल कटेगी तो उसका पैसा चुकाया जाता है, और इस प्रकार का लोन लेना एक स्वाभाविक सी चीज है। अगर करस्पॉन्डिंग ईयर्स के हम आंकड़े देखें तो बुआई के लिहाज से बमुश्किल 1-1.5 लाख हेक्टेयर जमीन ही बची है जिसमें बुआई होना बाकी है, बनना लगभग बराबर का ही चीजें चल रही। तो क्या इस समस्या को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है? वस्तु स्थिति क्या है खेतों में? देखिए, अगेन भारतीय इकोनॉमी में जो डेटा है उस डेटा के ऊपर बहुत ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। हमारी जो आलोचनाएं ज्यादा चलती हैं हमारी क्या थॉट प्रोसेस है, क्या हम उस बारे में क्या सोचना चाहते हैं उसके ऊपर। तो आपने जो जिक्र किया है बिल्कुल वो सही है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम ये मान के चले कि फार्मर्स के लिए जो कैश जरूरतें हैं 8 तारीख से पहले तो कैश का कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो यानी कि जो भी कुछ हुआ होगा पिछले 1 हफ्ते में हुआ होगा, पिछले 2 हफ्ते में जी। तो इस 2 हफ्ते में तो जो अपसेट या डिस्टर्बेंस जो भी हुआ होगा वो इस 2 हफ्ते में हुआ होगा। तो इसके पहले का तो ये कहना कि पूरा राबी का फसल में ही सारा चीज रुक गया है, वो मुझे लगता है कि ये आर्ग्यूमेंट कहीं पे नहीं उतरता है। इस 2 हफ्ते में जरूर डिस्टर्बेंस हुआ है, कितना हद तक हुआ है और उसके बाद क्या रिजल्ट निकल रहा है, क्योंकि अभी फिर से उसमें बहुत सारी चीजों का सपोर्ट दिया जा रहा है, तो उसका कितना इफेक्ट होगा वो आगे चलते हुए बताएगा हमें कि रबी के फसल में। रबी के फसल के लिए इनफैक्ट सबसे बड़ा मुश्किल ये वाला चीज नहीं है, ज्यादा खतरा है क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है। नवंबर दिसंबर काफी सूखा महीना जा रहा है आजकल, और मॉइस्चर ना होने की वजह से उस पर रबी का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। खैर वो बहुत बड़ी बातें है। मोटी बात यह है कि हमारे जो ब्लैक मनी के ऊपर कैश विड्रॉ कर लेने से ये जरूर है कि जो छोटे पैमाने के जो लोग हैं उनके ऊपर जरूर ही झटका आया है, लेकिन झटका उनके ऊपर जितना है उससे ज्यादा झटका जिनके पास पैसा है उनके पास आने की वजह से उनकी जो गुहार है वो ज्यादा सुनाई देता है, और वो आवाज लगता है कि वो चूंकि वो अपने आप कोई रास्ते में खड़ा होकर ये तो कोई नहीं कह सकेगा कि भाई मेरे ब्लैक मनी को मत खींचो। तो ये बहुत बड़ा आसान चीज बन जाता है कहना कि भैया गरीबों को बहुत मुश्किल हो रही है, किसानों के हिमायती बनते नजर आते हैं लोग। हाँ, कि कंस्ट्रक्शन लेबरों को नहीं मिल रहा है। अब ये अलग बात है कि डेटा दिखाता है कि कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में बिल्कुल ही प्रॉब्लम होता है, और प्रॉब्लम इसलिए होता है कि महीनों तक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को उनके जो वेतन है वो नहीं मिलते हैं। हमने कई बार इसी जगह पे चर्चा किए हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में हो या किसी भी दूसरे सेक्टर में हो, जो वर्किंग वर्कर्स हैं उनके जो सैलरी है वो कतई टाइम में नहीं आता है। तो अभी अगर ब्लैक मनी की वजह से नहीं आ रहे हैं, उससे ज्यादा मैंने देखा है कि हम बहुत बड़ी आलोचना और बहुत सारे रिपोर्ट्स में इस तरीके से लोग सड़कों पे नजर नहीं दिखाई पड़ते, तो तब बात नहीं आती। इसलिए मैंने कहा कि ये जो बात है कि ब्लैक मनी की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी, या ब्लैक मनी नहीं है, वो उनके सही धन थे और वो सही धन वो लोग देना भी चाहते थे लोगों को, लेकिन वो इस
चक्कर में फंस गए हैं। मुझे ये आर्ग्यूमेंट बहुत ही अटपटा से लगता है कि ये जिसे कहते हैं ना कि मैं करना जो मेरे असली मंशा जो है वो मैं रोक के मैं कुछ और कहना चाहता हूं। आप अपनी बात को कहने के तरीके में शील्ड लेने की कोशिश करते हैं, साहब इसके कंधे पर रख के बंदूक चलाएंगे, वो भी किसानों के नाम पे। सचिन जी, आपको लगता है कि क्या वो बड़ा बदलाव भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगा? क्योंकि इतने बड़े फैसले के बाद में चर्चा हर जगह हो रही, चाहे वो किसान हो, चाहे वो साहूकार हो, चाहे वो छोटे मोटे गरीब किसान करे, जिन्होंने शायद 1000 का नोट कभी देखा भी ना हो या इतनी ज्यादा रकम उन्होंने रखी भी ना हो, लेकिन क्या वो बड़े बदलाव कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए, आपका खाता होना चाहिए, सीधे आपको रियायतें आपके खाते में मिलेंगी, क्या इस सब चीजों को लेकर आपको बड़े बदलाव आने वाले समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रहा है? आनंद जी, जैसा बिल्कुल सही आपने अभी मुद्दा रखा, हमारे सामने 2-3 मुख्य चुनौतियां हैं। अगर हम बड़ा कदम अर्थव्यवस्था के मामले में उठा रहे हैं और हम 86% करेंसी को मार्केट से विड्रॉ कर रहे हैं, कुछ 2-3 बड़े कदम उठाने की और आवश्यकता है, और वो आवश्यकता जो वर्षों से हम पोस्टपोन करते आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसकी है। और उसमें डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये बात जो जमीन और जमीन के जो रिकॉर्ड हैं उनके लिए इस राज्यों को पर्याप्त धन उपलब्ध करा के उसका डिजिटाइजेशन होना चाहिए। कुछ राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है, उस उदाहरण को सामने रख करके इस काम को पूरा किए जाने की आवश्यकता है। जैसे ही वो काम पूरा होता है उसको जनधन योजना के साथ जोड़ा जाना, और बाद में जिन लोगों को हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें वास्तव में कौन से किसान इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो मामला हमारे सामने आना चाहिए निकल करके। तो डेटा का अभाव एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन सिर्फ डेटा के अभाव में हम जो कारगर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है उसको और ज्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। तो वो कदम तो तुरंत उठाए जाने चाहिए। सरकार ने ऑलरेडी किसानों को इस समय पर, इस कठिनाई में पिछले 2 हफ्ते में सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास किया है। कुछ तब्दीली भी की गई है जिससे किसान इस समय में, जब बुआई का समय है, वो इस समस्या से निकल सकें। जैसा मैंने पहले कहा कि ये उनको प्राइवेट चुंगल से निकालने में मदद करेगा। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भूमिका, इसमें बाकी नाबार्ड को जैसा सरकार ने नामजद किया है तो नाबार्ड की भूमिका, ये कई संस्थाओं का मिला जुला प्रयास होना चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि नेतृत्व की तुरंत आवश्यकता है जहां पर हम किसानों की मदद कर सकें। शोभा, आपको लगता है कि आम लोगों की रियायत के लिहाज से भी जो तमाम कदम उठाए गए हैं, चाहे करंट अकाउंट के ओवरड्राफ्ट के माध्यम से 50,000 तक की निकासी की बात हो, प्रति महीने के लिहाज से भी, प्रति सप्ताह के लिहाज से भी तमाम प्रकार की रियायतें दी गई हैं, शादी के घरों के लिहाज से तमाम मांगे की गई, 2.5 लाख रुपए तक की उनको निकासी की सुविधा दी गई, आपको लगता है कि ये जो कोशिशें लगातार की जा रही, ये भी एक बड़ी राहत के तरीके से, क्योंकि इतने बड़े फैसले को लेने के लिए आपको सख्ती की जरूरत है, लेकिन लोगों की दिक्कतों को भी ध्यान रखना होगा? हाँ, और इसमें मुझे लगता है, देखिए, ये सारे जो डिसीजंस हैं, ये इसका क्रम चलता रहेगा, और क्रम इसलिए चलता रहेगा क्योंकि इसमें से कई कारगर सिद्ध होंगे, कुछ नहीं सिद्ध होंगे। तो उसमें बदलाव, जैसे जैसे वस्तुस्थिति बदलते हैं तो वो सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। इसलिए इनका कैसे चल रहा है वो डिपेंड करता है। बात सही है कि सरकार की तरफ से कोशिश है कि भाई आगे किस तरह की चीजों में बदलाव लाया जाए। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ब्लैक मनी के बारे में काफी राजनीतिक उतर चढ़ाव हो रहा है जी। ब्लैक मनी के सारे अर्थशास्त्री, सारे लोग ये मानने को लिए तैयार हैं कि ब्लैक मनी का बहुत बड़ा जो लोगों पे वार होता है वो है एजुकेशन में और रियल एस्टेट में और हेल्थ में। और ये तीनों चीजों में सबसे बड़ा भूमिका स्टेट गवर्नमेंट का है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स अभी तक इनमें कुछ भी बहुत काम नहीं किए हैं। एजुकेशन सेक्टर में क्या उन्होंने कोई रोकाव लाए हैं कि किस तरह से कैपिटेशन फीस को रोका जाए? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है। हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल्स कैश में पैसा लेते हैं, बहुत बातें होती है, हॉस्पिटल्स में आग भी लग जाते हैं। कितने स्टेट गवर्नमेंट्स उठ के इन हॉस्पिटल्स के ऊपर कोई कारगर कदम लिए हैं, इनके ऊपर कोई कंट्रोल लिए हैं? ये पूरा उनके हाथ में आता है। और तीसरी चीज है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक्ट केंद्र सरकार पारित कर चुके हैं अगस्त में। अभी तक कितने स्टेट ने रियल एस्टेट रेगुलेटर का सेटअप किए हैं?
जिन्होंने भी नई सेटअप किए हैं उससे पता चलता है कि उनका कितना असल में कितना मानसिकता और कितना उत्साह है ब्लैक मनी रोकने के लिए। मैं ये तीनों का ही जिक्र किया क्योंकि ये तीनों ही लोगों को सबसे बड़ा कटक करता है और इन तीनों में स्टेट गवर्नमेंट का ही रोल है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है और ये तीनों ही है सबसे बड़ा ब्लैक मनी जनरेशन होने का रास्ता। और बिल्कुल, और इस बात में मैं एक बात अपनी तरफ से जोड़ते हुए कि साहब इस प्रकार की लॉबीज में सबसे ज्यादा बैठे हुए लोगों में शायद राजनीतिक दल के लोग भी बैठे हुए डिफरेंट स्टेट्स के लिहाज से अगर बात की जाए। वक्त हमारे पास इतना ही है। शुभ आपका और सचिन आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि तमाम कोशिशें काले धन पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार कर रही है, तमाम रियायतें भी लोगों की व्यवहारिक समस्याओं को ध्यान रखते दी जा रही है, लेकिन जहां पे अब राज्यों को भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी को निभाना, उसके लिए उन्हें भी आगे आना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 दिन का वक्त मांगा था, लोगों को यह कहा था कि हाँ कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, उसके लिए देश तैयार है, लेकिन क्या हमारी व्यवस्था में हर एक जगह बैठे हुए लोग उस बदलाव को स्वीकारने के लिए तैयार हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज चर्चा में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।